Hello students, today we are going to start our new topic in chapter 5, our national goals. Today's topic is democracy and citizen. It means लोकतंत्र एवं नागरिक. ठीक है, इससे पहले का पार्ट में मैं आपको नेशनल गोल्स पढ़ा चुकी हूँ, डेमोक्रेसी बता चुकी हूँ, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके बाद फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी इससे पहले के वीडियो में. आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी एंड सिटीजन मीन्स लोकतंत्र एवं नागरिक. सो लेट्स स्टार्ट. डेमोक्रेसी इज़ अ पार्ट ऑफ democracy is a type of administration. It is an ideal political situation. Democracy is not only the rule of majority but a way to finalize who will rule the nation and what will be the aim of administration. ठीक है, तो लोकतंत्र शासन करने का एक तरीका या प्रकार है और एक राजनीतिक आदर्श भी हम इसे कह सकते हैं. लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि बहुमत का शासन है, बल्कि इसमें क्या क्या होता है कि इस बात को भी देखा जाता है कि कौन कौन लोग शासन करेंगे और उनसे कौन से उद्देश्य की पूर्ति की जा पाएगी, प्रशासन के कौन से उद्देश्य की पूर्ति की जा सकेगी. वाइल डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन साइड, जब डेमोक्रेसी को परिभाषित किया गया तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, क्या कहा था सुनिए. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट, क्या कहा था, इसको अंडरलाइन करके मैं आपको बताती हूँ. लिंकन सेड डेमोक्रेसी is the government of the people, for the people and by the people. लोकतंत्र क्या है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है कि जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है और जनता के द्वारा सरकार है. लोकतंत्र डेमोक्रेसी का है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता की सरकार, फॉर द पीपल, जनता के लिए, बाय द पीपल, जनता के द्वारा. तो अगर हम लोकतंत्र को परिभाषित कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ बताई गई. इन मोर क्लियर टर्म, डेमोक्रेसी मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेशन वर कॉमन पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व, इलेक्ट हिम एंड ही रूल अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी. ओके, तो इसमें क्या क्या है, यदि हम स्पष्ट तौर पर देखें तो इसका अर्थ जनता की सरकार का मतलब क्या है कि जनता के ओर से सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता ने जो सरकार बनाई है वो. ठीक है, लोकतंत्र को एक सभी अच्छी एक पॉलिसी माना गया है और इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके का शासन है जहाँ सामान्यतः लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो लोग जो हैं वो सरकार चुनते हैं. ठीक है, कॉमन पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और अपने बीच में से ही, और उसके बाद वो हमारे ऊपर शासन करते हैं. डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज रेटेड बेस्ट. जितनी भी फॉर्म है गवर्नमेंट की, शासन की, सरकार की जितने भी प्रकार हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्रकार है वो है डेमोक्रेसी. बिकॉज एवरी सिटीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक की या प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता होती है किसी न किसी प्रकार से. ठीक है, तो इसे हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी एंड सिटीजन. अब हम आते हैं लोकतंत्र और नागरिक या डेमोक्रेसी और सिटीजन पर. आइडियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक आदर्श डेमोक्रेसी या लोकतांत्रिक सरकार जो है वो तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में सजग हो, उनका सही से उपयोग करे. द सिटीजन विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन व्हेन दे आर अवेयर ऑफ द हैपनिंग इन द एरिया ऑफ और नेशन. जब व्यक्ति सजग होंगे, उन्हें समस्त चीज़ों की जानकारी होगी, तभी वो उनके आसपास जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अपने देश
इसमें अपना हस्तक्षेप कर पाएंगे। देयरफॉर दे शुड ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, पब्लिक मीटिंग्स ETC। इसके लिए क्या करना चाहिए, जिससे जो एक मीडिया के जो साधन है जिससे हम जाने कि हमारे देश में किस तरह से क्या चल रहा है। जैसे न्यूज़पेपर को पढ़कर हमें जानकारी मिलती है देश में क्या चल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसे सरकार काम कर रही है। रेडियो है, TV है, इसके अलावा पब्लिक मीटिंग्स भी होती हैं। ओके, सो इन अ डेमोक्रेसी ऑल द पीपल शुड बी लिटरेट एंड वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट दे कैन मेक यूज़ ऑफ देयर वोटिंग राइट करेक्ट। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का लोकतंत्र में साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उससे क्या होगा, ताकि वो जो अपना वोट है उसका सही ढंग से उपयोग कर सके। द सिटीजन हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव टू राइट टू अपोज द एंटी पीपल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नागरिकों को क्या होता है कि आपस में जब वो विचार विमर्श करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा भी करते हैं, और जो गलत कार्य हैं जो जनता के हित में नहीं हो रहे हैं उनकी आलोचना भी करते हैं। ठीक है, और उनके विरोध में बोलने का भी उन्हें सरकार की जो आम जनता के फेवर में जो परिस्थितियां नहीं है उनका विरोध करने का भी अधिकार किसके पास होता है, आम जनता के पास होता है। अब आते हैं द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी के प्रकारों की बात करें तो ऐसी लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है, उसे हम दे कैनवास अबाउट देयर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम टू इन्फॉर्म कॉमन पीपल। कब चुनती, और वो लोग अपने जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो शुरू में ये बताते हैं कि वो जनता के हित के लिए क्या क्या काम करेंगे। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कौन हमारे हित के लिए आगे जाके कार्य करेगा, हमारे हित किसमें अच्छे से कोई हमारे हितों को देखेगा, तो ऐसे ही व्यक्तियों को लोग चुन करके वहाँ भेजते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, सॉरी मैं आगे आ गई हूँ, पीछे की लाइन बताती हूँ आपको। द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक हम यहाँ पढ़ रहे हैं अभी। सो डेमोक्रेसी मीन्स है कि जहाँ पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो ऐसी जो डेमोक्रेसी है वो प्रतिनिधिक डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया में जो है वो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है जहाँ हम सीधे वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधियों को चुनते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्यों रखते हैं? दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू द वोटर। अभी मैं यहाँ पढ़ना है। इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अब हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो द पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो अपना व्यक्ति घोषित करते हैं, बताते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। दे कैनवास अबाउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम टू इन्फॉर्म द कॉमन पीपल। इसके अलावा वो क्या क्या हमारे लिए काम करेंगे वो भी वो हमें बताते हैं, और हम उससे ये तय करते हैं कि हमें किस व्यक्ति का चुनाव करना है। वो सारे कार्यक्रम हमें बताते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी लोकतंत्र में बहुत भूमिका होती है। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज टू द वोटर। वो अपने जो मतदाता होते हैं उनको अपनी जितनी भी उनकी नीति होती हैं या जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में समझाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। तो ये राजनीतिक दल जो है इनकी लोकतंत्र में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दे आर अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। वो सरकार के और आम जनता के बीच की एक कड़ी की तरह कार्य करते हैं। दे हेल्प टू फॉर्म पब्लिक
ओपिनियन, इसके अलावा वो जनमत का निर्माण भी करते। पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता की राय, ठीक है, तो जनता की राय का भी निर्माण करते हैं। ओके, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, जो नागरिकों द्वारा जिन रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों को चुना जाता है वो सरकार का निर्माण करते हैं। द पार्टी विच ही सिक्योर्ड द मेजोरिटी फॉर्म द गवर्नमेंट, दे रिमेनिंग पार्टी फॉर्म द अपोजिशन। देखिए, जो पार्टी सबसे ज़्यादा जिसके कैंडिडेट जीतते हैं वो सरकार बनाती है, और जो पार्टी कम मतलब उसके बाद की जो पार्टी होती है वो अपोजिशन में या विपक्षी दल का या काम करती है। द अपोजिशन कंट्रोल द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एंड एडजर्न मोशन विच कंपेल द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस। इसका मतलब क्या, देखिए, जो सरकार अल्पमत में है वो अपोजिशन में काम करती है। अपोजिशन या विपक्षी दल का काम क्या होता है, विपक्षी दल का काम होता है ताकि सरकार अपने कार्यों को ढंग से करती रहे, इसके लिए वो समय पर सरकार से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और एडजर्न मोशन मतलब स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, और सरकार पर समय समय पर ये पूछते हैं कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई है इससे कितने लोगों को, जैसे एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, एग्जाम्पल जो भी पॉलिसी है उसमें बेनिफिशरीज कौन है, कितने लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो अपोजिशन पार्टी जो है वो पूछती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सरकार काम कर रही है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल बना रहता है, क्योंकि उसे जवाब देना पड़ता है, ठीक है। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस, और इस तरीके से प्रश्न पूछकर वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती रहती हैं, और उनमें एक तालमेल बैलेंस जो है वो बना रहता है। अब आते हैं हम एडल्ट फ्रेंचाइजी, देखते हैं कि एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट हैव इनकॉर्पोरेटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी, जितनी भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं वहाँ पर ये एडल्ट फ्रेंचाइजी या वयस्क मताधिकार का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग, और ये वोटिंग करने का सबसे महत्वपूर्ण जो है तरीका है। वोटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ द सिटीजन वोटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स, जो मताधिकार जो है वो सभी नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइड वोटिंग राइट टू द सिटीजन, भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया है। एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, हैज़ द राइट टू वोट, उसे वोट डालने का अधिकार होता है। देखिए, हर जगह देश में ये अलग अलग आयु सीमा तय की गई, लेकिन भारत में वोट डालने के लिए कितनी आयु सीमा तय की गई है, 18। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताती हूँ स्पेसिफाई करके, एवरी सिटीज़न हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, भारत का वो हर एक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो वोट डालने का अधिकार रखता है। दिस राइट विदाउट एनी बियास ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट, रिलीजन इज़ अवेलेबल टू ऑल, ये सभी के लिए सामान्य, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, वर्ग आदि का हो, सभी लोगों को ये भेदभाव के बिना ही वोट डालने का अधिकार होता है। वी कॉल इट्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। एवरी सिटीजन शुड कास्ट हिज वोट एज पर हिज कॉन्शियंस, हर व्यक्ति अपनी समझ के आधार पर अपने मत का प्रयोग करता है, अपने स्वविवेक से। कॉन्शियंस मतलब स्वविवेक या अपनी समझ के आधार पर। एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, जो वयस्क मताधिकार है वो समानता
के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब हर वो व्यक्ति जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसका लिंग कुछ भी हो, मान लो वो हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसने क्या एज 18 पूरी की हुई हो। ओके, वोटिंग एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर मतदान और उसका या वोट डालने का क्या महत्व है। वोटिंग हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी में या लोकतंत्र में वोट डालने का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। द वोटर बाय मीन्स ऑफ बैलेट डिसाइडेड हु विल बी हिज रिप्रेजेंटेटिव। वोटर द्वारा जो वोट डाले जाते हैं वही डिसाइड करते हैं, तय करते हैं कि कौन प्रतिनिधि होगा। वी हैव हैड बाय नाउ 16 जनरल इलेक्शन इन इंडिया। अभी तक भारत में 16 बार सामान्य आम चुनाव हो चुके हैं। एवरी एडल्ट सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कास्ट हिज वोट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। हर भारत का वह नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो उसे वोट डालने का अधिकार अपनी मर्जी से जिसे भी चाहे वो चुन सकता है। सम ऑफ द सिटीजन डू नॉट यूज़ देयर राइट ऑफ वोटिंग। कई सारे ऐसे नागरिक हैं जो अपने वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर द मेन रीज़न बिहाइंड इट। असाक्षरता मतलब पढ़े लिखे ना होना और पूरी तरह से जागरूक ना होना, ये दो कारण हैं कि हम अपने वोट का उपयोग नहीं करते। सम सिटीजन हैव इनडेफिनेट एटीट्यूड दे थिंक विल इन benefit me. They do not realize that voting is not only their right but it is their duty also. हमारे देश में कुछ नागरिक ऐसे हैं जो सोचते हैं कि उदासीन रहते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि उन्हें क्या करना है वोट डाल करके, या वो वोट डालेंगे तो विल इट बेनिफिट उनके लिए, उनको क्या लाभ होगा। इसके अलावा वो ये भी अनुभव नहीं करते हैं कि चुनाव में मतदान करना, क्या सोचना चाहिए, चुनाव में मतदान करना केवल आपका कर्तव्य नहीं है, ये ड्यूटी है, आपका अधिकार नहीं है, ये आपका कर्तव्य है। देखिए, हमें जहाँ अधिकार मिलते हैं वहाँ कर्तव्यों की बात भी आती है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को सरकार बनाने में अपने मत का उपयोग जरूर करना चाहिए। इन द इलेक्शन द वोटर हैज़ टू चूज़ एनी वन अमंगस्ट द वेरियस कैंडिडेट। जब चुनाव होते हैं तो मतदाता, बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से, मतदाता जिसे चाहे वो अपना वोट डाल सकता है। द वोटर शुड बी अवेयर ऑफ द क्वालिटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंडिडेट वाइल मेकिंग द सिलेक्शन करने से, चुनने से पहले प्रत्येक मतदाता को, जिसको भी वो वोट डाला है, उसके बारे में उसे जानकारी होना चाहिए कि वो किस तरीके से समाज के कार्यों में, उसके गुण क्या हैं, उसकी कमी क्या है, वो सामाजिक क्रियाओं में कितना भाग लेता है। तो इस तरह से जब हम जानेंगे किसी कैंडिडेट के बारे में, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में, सोच समझ कर ही हमें वोट डालना चाहिए। वोटर शुड वोट फॉर द पर्सन हु इज़ फुली डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। हर मतदाता को ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से क्या हो, समर्पित हो। At the time of election, the political parties declare their objective and programs in their manifestos. जब चुनाव होते हैं तो हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक दल क्या करता है कि वो क्या क्या काम, अगर वो जीत कर के आएगा या सरकार बनाएगा तो क्या क्या काम करेगा, ऐसी वो एक घोषणा पत्र बनाते हैं जिसमें वो सारी चीज़ों को लिखते हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो क्या क्या काम जनता की भलाई के लिए करेंगे। द सिटीजन शुड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ दोज कैंडिडेट who have faith in the unity and integrity of the nation and must be prepared for the protection of the public welfare. तो इसका मतलब क्या है कि नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे राजनीतिक दल के प्रत्याशी को अपना वोट डालें जो देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने के साथ साथ देश की हितों की रक्षा भी करता हो, ठीक है, करता हो। वोटिंग बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन वीकनेस द डेमोक्रेसी। अगर हम जाति धर्म के आधार पर वोट डालते हैं तो ऐसे वोट डालने से क्या होता है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो देश के हित में कार्य करें, देश की एकता अखंडता को बनाए रखें और देश की उन्नति के लिए काम करें और जनता के हित में काम करें। अब आते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं देखते हैं। The Constitution of India ensures fundamental rights for the
all around development in of an individual. It is the duty of the state to protect their rights. Judiciary is the custodian of the constitution. The fundamental rights are protected by the judiciary. देखो हर एक हमारे संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं जो कि जिससे क्या होता है उसका सर्वांगीण चहुमुखी विकास हो सके. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, और जिससे देश की व्यवस्था में संविधान के अंतर्गत की गई है. इन अधिकारों की रक्षा करना हर एक राज्य का मतलब राष्ट्र का कर्तव्य है. और न्यायपालिका जो है हमारी जुडिशरी जो है वो किसकी संरक्षक है? जुडिशरी किसकी संरक्षक है? यहाँ पर संविधान की. द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी. उसी तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों का भी संरक्षण कहाँ होता है? न्यायालय में या जुडिशरी या कोर्ट में होता है. अगर हमारे जैसे आपको नीचे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इनमें से किसी भी राइट का आपके अलग हनन हो रहा है तो हम कहाँ कोर्ट में जा सकते हैं. जैसे कौन कौन से 6 अधिकार दिए गए हैं हमको सुनिए. नंबर 1 इज़ राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. अगर जाति के आधार पर हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जा रहा है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में या कोर्ट में जा सकते हैं. दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार भी प्राप्त है, मीन राइट टू फ्रीडम. तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. अगर कहीं हमारा जैसे हमसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, कोई काम हमारी इच्छा के विरुद्ध करवाया जा रहा है तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, यहाँ भी हम कोर्ट में जा सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन. भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की, अपने पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, आपको धर्म मानने से रोका जाता है तो भी आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं. नेक्स्ट कल्चरल एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार. जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है ना. इसलिए नंबर 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है. ठीक है. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलॉन्ग द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड टू ऑल सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जिस तरीके से हमने ये 6 संविधानों की बात, संविधान में मौलिक अधिकारों की, ये फंडामेंटल राइट्स की बात की है, इसी तरीके से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं. मतलब जहाँ हमें अधिकार संविधान ने दिए हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका हम प्रत्येक नागरिक को पालन करना चाहिए. और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये भी हमारे संविधान में दी गई. एज वी आर as we are conscious of our fundamental right, we must be responsible towards the fundamental duties. अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना चाहिए. ठीक है. some of the fundamental duties mentioned in the constitution are, कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं. जैसे कि इट विल बी द ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन इंडिया टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान के अनुसार कार्य करे. दूसरा द सिटीजन शुड शो रिस्पेक्ट टू इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशन लाइक नेशनल फ्लैग्स एंड नेशनल एंथम. इसके अलावा भारत का जो प्रत्येक नागरिक है वो जो संस्थाएं, आदर्श संस्थाएं हैं, आदर्शों का और विभिन्न संस्थाओं का, हमारे नेशनल फ्लैग का, नेशनल सॉन्ग का भी सम्मान करे. ठीक है. एंड द प्रोटेक्ट द sovereignty, unity and integrity and preserve its, and the duty of the protect country and serve the nation on a call. इसके अलावा हमें क्या क्या करना पड़ेगा? भारत की सोवरेनिटी, संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को की रक्षा करनी होगी और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का भी हमें सदैव प्रयास करना पड़े. देश की रक्षा करने के लिए हमें देश की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना होगा. ये सबकी ड्यूटी है. ऑल्सो टू क्रिएट हारमनी एंड फ्रेटर्निटी अमंग, और भाईचारे की भावना से, और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारे की भावना से भी हमको रहना होगा. यहाँ पर हारमनी, समरसता और
भाईचारे की भावना का भी, हमें भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना होगा अमंग इन ऑल इंडिया, एंड दिस फीलिंग शुड बी एवर ऑल द रिलीजन्स। ये सभी धर्मों के लिए हो, लैंग्वेजेस सभी वर्ग के लिए हो, भाषा के लिए हो। द डिनाउंस कस्टम विच आर अगेंस्ट वुमेन एंड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना होगा, छोड़ना होगा, डिनाउंस करना होगा जो जहाँ पर महिलाओं का सम्मान न किया जाता हो। साथ ही साथ हमें अपने प्राकृतिक नेचुरल इन्वायरमेंट की भी रक्षा करनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम ह्यूमन राइट्स पर। Enforced by law and ensured by the administration, human rights are those rights who are essential for the development of personality of man and for the independent discharge of his duty। मानव अधिकार हमें कानून के द्वारा दिए गए हैं और प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इसे पोषित किया जाता है। जो भी मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी होते हैं उसे अपने स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। ह्यूमन राइट्स हमें किसके द्वारा दिए गए हैं? सरकार के कानून के द्वारा दिए गए हैं और हमारे इनके कानून के समक्ष इनकी रक्षा भी होती रहनी चाहिए। ठीक है, और ये व्यक्ति के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। ह्यूमन राइट्स द नेचुरल राइट एक्वायर्ड बाय मैन, जो प्रकृति मानव अधिकार जो है, ह्यूमन राइट मीन्स मानवों को जो अधिकार प्राप्त है वो प्रकृति से भी प्राप्त अधिकार है। मतलब द करेक्ट यूज ऑफ विच हेल्प मैन इन द प्रोसेस ऑफ हिज ओवरऑल डेवलपमेंट, जिनका उपयोग करके मनुष्य सर्वांगीण विकास करके आगे बढ़ सकता है। अब आते हैं मानव अधिकार का क्षेत्र, क्या स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, कहाँ क्या ह्यूमन राइट्स हैं, क्या क्षेत्र हैं। द स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ वेरी वास्ट, बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं। मानव अधिकार का जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, वास्ट है। इट कंटेन अ वेराइटी ऑफ सिटीजन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इन अधिकारों को समझने के लिए हम इनको चार भाग, जैसे हमें कौन कौन से अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का, हर एक व्यक्ति के यहाँ पर कौन कौन से नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और जो कल्चरल एक्टिव अधिकार हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, दोज राइट विच एवरी ह्यूमन एक्वायर फ्रॉम बर्थ एंड आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। वे अधिकार जो मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। सेकेंड है दोज राइट विच आर बेसिक फॉर द एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वे अधिकार जो मानव के विकास के लिए और उसके जीवन के आधार को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। तीसरा, दोज राइट फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशंस आर एसेंशियल। वे अधिकार जो से सामाजिक दशाओं, जो जिनको पाने के लिए सामाजिक दशा और परिस्थितियाँ होना, सामान्य परिस्थितियाँ होना अनिवार्य है। इसके अलावा दोज राइट विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड ऑफ मैन। वे अधिकार जो मानव की प्राइमरी नीड्स मतलब प्राथमिक आवश्यकताओं व मांगों पर आधारित होते हैं। तो इतने ह्यूमन राइट्स हैं। अब डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स कहाँ कैसे डिक्लेयर किए गए हैं, मतलब सार्वभौमिक घोषणा, मतलब पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई है। तो देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द UNO इज़ द endeavor to protect human rights was the declaration of universal human rights by the General Assembly on December 10th, 1948. Therefore, every year 10th December is celebrated as International Human Rights Day throughout the world. संयुक्त राष्ट्र ने UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए इनके पूरे विश्व में इनकी घोषणा की है, सार्वभौमिक घोषणा की है। और 10 दिसंबर 1948 में इनकी घोषणा की गई थी। तब से पूरे विश्व में ये जो 10 दिसंबर है उसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसमें क्या कहा गया था? देखिए, द डिक्लेरेशन स्टेट्स, क्या कहा गया था इसमें? एवरी पर्सन इज फ्री बाय अर्थ एंड हैज़ इक्वल राइट एंड डिग्निटी। सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं और सबको अपने अधिकारों का और गरिमा के मामले में बराबर हैं। टू एक्वायर दीज राइट्स
and rights and freedom. No distinction is made on the basis of race, caste, sex, language, religion, politics, nation and social status, प्रॉपर्टी एंड अदर लेवल। किस किस आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता? देखिए, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनीति के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर, धन संपदा के आधार पर, गरीबी और अमीरी का भी भेदभाव, मतलब किसी भी स्तर पर हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन पर। दीज राइट्स कैन बी टेकन टू डिफरेंट सोशल लेवल ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को विभिन्न सामाजिक स्तरों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। कई प्रयास किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से लोग ये अवेयर हो जाएं कि उनके अधिकार मनुष्य के क्या क्या हैं। तो देखते हैं, टू टेक आउट रैली फॉर्म ह्यूमन चेन एंड टू ऑर्गेनाइज मिशन फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। रैली निकालना, जैसे मानव श्रृंखला बनाना, और इसका क्या उपयोग मतलब है कि हम लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग कर रहे हैं। दूसरा है टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविज़न, रेडियो एंड वीडियो फिल्म्स। मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, वीडियो फिल्म के द्वारा फैलाना, लोगों को उनके मानव अधिकारों के बारे में बताना। टू प्रोपोगेट एंड कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर, पोस्टर्स एंड स्लोगन्स। इसके अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, अलग अलग नारों और स्लोगन्स के माध्यम से भी हम लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बता सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स टू ड्यूरिंग मीटिंग एंड सेमिनार्स। बैठक और जो गोष्ठियाँ या जो सेमिनार किए जाते हैं वहाँ पर मानव अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा वगैरह की जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय।